हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू क्लासेस। आई एम जीत वर्मा। तो आज अपना क्रैश कोर्स का पहला लेक्चर है। लाइव प्रोसेस वाले से शुरू कर रहे हैं हम बायोलॉजी से। ठीक है, साइंस और मैथ दो अलग अलग टॉपिक से बात करेंगे हम। पहले साइंस का एक तरफ और मैथ का अलग से। ठीक है, जो सिलेबस पिछली बार था वही सिलेबस इस बार भी रहने वाला है, क्योंकि अभी अगस्त के अंदर आपके का एग्जाम होने वाला है। तो जल्दी से आप तैयारी स्टार्ट कर दो। ठीक है, 3-4 महीने का टाइम है आपके पास। जल्दी जल्दी से हम सिलेबस को कवर करेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो सिलेबस में, मतलब जो 10th क्लास के वो और जो 12 के सिलेबस से आते हैं वो भी। ठीक है, क्योंकि देखो जैसे कि 10th क्लास का जो सिलेबस है उसमें से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम जैसे सिलेबस उन्होंने 10th का दिया इसी तरह से हम सिलेबस हम 10th का रखेंगे, लेकिन इसके अंदर एक्स्ट्रा पॉइंट हम ऐड करते चलेंगे। ठीक है, जो भी 12 का सिलेबस होगा वो हम इसके अंदर ही इन्हीं लेसनों के अंदर ऐड करके आपको पढ़ा देंगे रेगुलरली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला लेसन लाइव प्रोसेस वाला चैप्टर है। लाइव प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रम हिंदी में बोलते हैं। लाइव प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि वो प्रोसेस जो लाइफ को सस्टेन रखने के लिए की जाती है किसी भी लिविंग के द्वारा, कि जो मतलब कोई भी संजीव है वो अपनी लाइफ को रेगुलर बनाने के लिए, रेगुलर चलाने के लिए जो जो एक्टिविटीज करता है उसको बोलते हैं, वे सारी प्रोसेस होती है लाइफ प्रोसेस के अंदर। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि लिविंग होता क्या एक्चुअल में। लिविंग कैसे हम पता करते हैं कि कोई चीज़ संजीव है या निर्जीव है। ठीक है, तो संजीव क्या होता है कि जो हमें पता है, जो सांस लेते हैं, चलते हैं, मूवमेंट करते हैं, ग्रोथ करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं और बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं जिनसे हम पता लगा लेते हैं कि कोई भी चीज़ है जो लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। ठीक है, लेकिन सभी चीज़ों के इनमें से एक्सेप्शन है। जैसे कि बायोलॉजी एक एक्सेप्शन का सब्जेक्ट है। जैसे मैं ग्रोथ से लगा के चल रहा हूँ कि ग्रोथ अगर किसी के अंदर होती है तो वो लिविंग की कैटेगरी के अंदर हम रखते हैं उसको। ठीक है, लेकिन जैसे कि आपको पता होगी जो पहाड़ वगैरह है वो भी ग्रो करते हैं, वो भी बढ़ते रहते हैं, लेकिन वो लिविंग नहीं है। ठीक है, और इस तरह से रिप्रोडक्शन की कैटेगरी में ले लो आप। अगर कोई रिप्रोडक्शन करता है तो वो लिविंग होता है, अदरवाइज वो लिविंग नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ऐसे बहुत से कपल होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, वो भी लिविंग के अंदर ही आते हैं। तो ये एक्सेप्शन चाहिए कि कोई चीज़ है वो लिविंग है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे जो एग्जैक्ट एग्जांपल है वो कैसे बता सकते हैं कोई चीज़ लिविंग है या फिर नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म या फिर उपापचय बोलते हैं इसको हिंदी में, उपापचय क्रिया। ठीक है, मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी के अंदर, किसी भी लिविंग की बॉडी के अंदर जो केमिकल्स रिएक्शन होती है वो होता है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, जो केमिकल रिएक्शंस होती है उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ये जितने भी लिविंग है उनके अंदर ये मेटाबॉलिज्म वो होता ही होता है। ठीक है, चाहे वो हम देख सकते हैं उसको, ना देख सकते हो, छोटे हो बड़े हो, तो मेटाबॉलिज्म उनके अंदर होता ही होता है। जैसे पेड़ पौधे हैं उनके अंदर ही मेटाबॉलिज्म होता है, और जितनी भी लिविंग है सभी के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है। कोई भी ह्यूमन बीइंग है, कोई भी जानवर है, पशु पक्षी, सभी के अंदर मेटाबॉलिज्म ट्रू कैरेक्टर होता है। तो अगर ऑप्शन में आपसे पूछ ले कि कौन सा इनमें से निम्नलिखित कौन सा मतलब कि ट्रू कैरेक्टर है लिविंग का, तो मेटाबॉलिज्म है वो ट्रू कैरेक्टर है। ठीक है, ट्रू कैरेक्टर ट्रू करेक्ट है मेटाबॉलिज्म संजीव का। जो लिविंग है उनके लिए उनके अंदर मेटाबॉलिज्म होता ही होता है। ठीक है, एक और भी टर्म्स हम यूज कर सकते हैं, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस आपको पता है, कॉन्शियसनेस का मतलब चेतना। यानी किसी भी कोई भी हमें कोई उपदेश देता है, कोई भी हमें कोई एक्शन करता है हमारे ऊपर, तो उसका हम रिस्पॉन्स करते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस। ठीक है, कॉन्शियसनेस देखो, कॉन्शियसनेस जैसे कि कोई हमें मतलब कोई कील वगैरह चुभता है तो हम उसके प्रति क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस। ठीक है, लेकिन ह्यूमन के अंदर क्या होता है, ह्यूमन बीइंग के अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस की भी एक टर्म पाई जाती है। सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब है कि ह्यूमन बीइंग है वो खुद से भी पता लगा सकता है कि उसके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, गर्मी सर्दी सब वो चीज़ को वो सहन कर सकता है। ठीक है, जैसे जो आप एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे कि कई व्यक्ति है जो कोमा में चले जाते हैं, आपने देखा होगा कोमा में चले जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो रिस्पॉन्स नहीं करते किसी चीज़ का। हम उनको बुलाते हैं वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, कुछ भी, वो पलक भी नहीं झपकाते हैं। जो कोमा में गए हुए होते हैं वो जो व्यक्ति, ठीक है ना, खाना खाते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं कि उनके अंदर फिर भी मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है। ठीक है, कॉन्शियसनेस उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मेटाबॉलिज्म उनके अंदर हो रहा होता है। फिर भी उनके अंदर जो जितनी भी एक्टिविटी है, रेस्पिरेशन की प्रक्रिया चल रही है, हार्ट बीट भी उनकी चल रही होती है। ठीक है, और जैसे कि वो एक फिल्म थी MBBS, मुन्ना भाई MBBS, उसमें दिखाया गया एक कैरेक्टर
जिसके अंदर मतलब कि वो उनको बस पढ़ा रहे होते हैं वो, और बताते हैं कि ये कोमा में गया हुआ है और इसके अंदर बिल्कुल भी कोई भी सेंस नहीं है। और वो उसकी जो आँख की पुतलियां है ना, जो उसकी आँख की पुतलियां है उसके ऊपर लाइट मारता है ऐसे, ठीक है। तो उसकी जो आँख की पुतलियां की लाइट मारता है तो वो जो उसके अंदर प्यूपिल होती है वो छोटी बड़ी होती है, ठीक है। उससे पता चलता है कि वो लिविंग है, ठीक है। तो ये ट्रू करेक्टर्स है लिविंग के। तो सबसे पहले आप लिखो मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म ट्रू करेक्टर, उसके बाद कॉन्शियसनेस, ठीक है। उसके अंदर फिर भी कॉन्शियसनेस देखो, लाइट पड़ी तो कॉन्शियसनेस आई उसके अंदर, ठीक है। जो वो कॉन्शियसनेस जो उसके दिमाग से प्रोड्यूस हुई थी, ठीक है। और सेल्फ कॉन्शियसनेस है ये किसके अंदर है, ह्यूमन बीइंग के अंदर ही पाई जाती है। उसको पहले पता चल जाता है कि हम हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ठीक है। और एक और भी टर्म्स हम यूज कर सकते हैं, अगर ये दोनों ही एग्जांपल में ना दे रखे हो, ना कॉन्शियसनेस दे रखा हो ना ही मेटाबॉलिज्म दे रखा हो, तो हम एक और टर्म्स भी यूज कर सकते हैं, जिसको मैंने पहले ही बताया था आपको, ग्रोथ, ठीक है। ग्रोथ एक्चुअल में हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ग्रोथ दो टाइप से होती है। ग्रोथ ग्रोथ है वो दो टाइप से होती है, एक होती है इंटरनल ग्रोथ और एक होती है एक्सटर्नल ग्रोथ, ठीक है। एक्सटर्नल ग्रोथ को हम ट्रू करेक्टर नहीं मानते, क्योंकि एक्सटर्नल ग्रोथ, जैसे मैंने आपको पहाड़ का एग्जांपल दिया था, तो पहाड़ के अंदर एक्सटर्नल ग्रोथ हो रही है, क्योंकि जैसे ये पहाड़ है इसके ऊपर मिट्टी उड़ उड़ के आ रही है, कोई पत्थर कंकर आके, फिर वो इस वजह से उसका साइज इंक्रीज हो रहा है, ना कि कोई इंटरनल कोई फैक्टर उसके ऊपर काम कर रहा है ताकि वो इसकी हाइट इंक्रीज हो रही है। और जो इंटरनल ग्रोथ के अंदर क्या होगा, सेल का डिवीजन होगा, जैसे हमारी बॉडी है इसके अंदर सेल्स है वो डिवाइड होंगी और वो ज्यादा नंबर में बढ़ती जाएंगी, अपने आप की संख्या बढ़ाती जाएंगी, तो वो इंटरनल ग्रोथ, ठीक है। तो लिविंग के अंदर होती है सिर्फ इंटरनल ग्रोथ, और नॉन लिविंग के अंदर इंटरनल ग्रोथ नहीं होती है। और एक्सटर्नल ग्रोथ किसके अंदर होती है, नॉन लिविंग के अंदर, ठीक है। तो ये ट्रू करेक्टर्स हैं। तो पहले नंबर पे आप क्या क्या अगर एग्जांपल में दे रखे हो ऑप्शन है, उनके हिसाब से आपको पहले प्रेफरेंस देना है मेटाबॉलिज्म, सेकंड नंबर पे देना है आपको कॉन्शियसनेस, और थर्ड नंबर पे देना है आपको ग्रोथ। मान के चलो अगर ये दोनों ऑप्शन में नहीं दे रखे इनमें से कोई भी, तो ग्रोथ को आप ज्यादा सही प्रेफर करोगे, ना कि किसी और करेक्टर को, ठीक है। आगे बात समझे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं मेटाबॉलिज्म के ऊपर। मेटाबॉलिज्म मैंने बताया कि जो भी जितनी भी केमिकल्स रिएक्शन अपनी बॉडी के अंदर होती है उनको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मेटाबॉलिज्म दो टाइप का होता है, दो पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं। इसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म के अंदर क्या होता है कि जो भी केमिकल्स रिएक्शन हो रही है हमारी बॉडी के अंदर, उसके अंदर अगर प्रोडक्ट्स हैं जो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं वो जुड़ के एक प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वो होती है एनाबॉलिज्म रिएक्शन, ठीक है। एनाबॉलिज्म रिएक्शन के अंदर जैसे कि देखो आप, जो अपनी है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस के अंदर देखो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है और सनलाइट की प्रेजेंस है, जैसे क्लोरोफिल है, ये जुड़ के ना आपस में और क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं C6H12O6, ठीक है। तो इसके अंदर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स मिलके वो सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये क्या होगी, एनाबॉलिज्म रिएक्शन। एग्जाम्पल में पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनाबॉलिक रिएक्शन, एनाबॉलिज्म रिएक्शन या फिर एनाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है। तो ये कौन सी होगी, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन कौन सी है, एनाबॉलिक रिएक्शन है, ठीक है। और इसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस की भी आती है रिएक्शन, प्रोटीन सिंथेसिस या फिर फोटोसिंथेसिस, ये दोनों रिएक्शन कौन सी आएगी, एनाबॉलिज्म। जिसके अंदर दो या दो से प्रोडक्ट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हो उसको बोलेंगे एनाबॉलिज्म रिएक्शन, ठीक है। और इसके बाद कैटाबॉलिज्म रिएक्शन। कैटाबॉलिज्म के अंदर क्या होगा, इसकी अपोजिट होगी, इसके अंदर सिंगल प्रोडक्ट है वो टूट के दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में डिवाइड होगा, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे आप देख लो रेस्पिरेशन की, रेस्पिरेशन जो अपनी बॉडी के अंदर होती है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस। रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है C6H12O6 प्लस में ऑक्सीजन जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, ऑक्सीजन बर्न होता है, तो ये क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, ठीक है। प्लस में एनर्जी 38 मॉलिक्यूल बनाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और लिमिटेड सप्लाई में। तो ये मैं आगे बता दूंगा आपको जब ये प्रोसेस चलेगी अपनी रेस्पिरेशन की और फोटोसिंथेसिस की, ठीक है। तो उसके अंदर मैं बता दूंगा प्रॉपर्ली क्या है 38 pm की, ठीक है। तो मेनली बात आ गई है, इसके अंदर सिंगल प्रोडक्ट टूट के दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बना रहा है, वो होता है कैटाबॉलिज्म रिएक्शन, ठीक है। ये भी कैटाबॉलिज्म रिएक्शन आगे सुनिए। तो जो मतलब लिविंग है वो अपनी बॉडी मतलब अपनी लाइफ को बना चलाए रखने के लिए कौन सी
एक्टिविटीज है वो करता है, वो देखेंगे हम इस चैप्टर के अंदर। तो जो लाइफ प्रोसेस है उसके अंदर कौन सी एक्टिविटीज होती है लिविंग, जो अपनी लाइफ को बनाए रखने के लिए करता है। तो उसमें एक पहला नंबर पे आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन करता है। अच्छा, रेस्पिरेशन करता है, रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ठीक है, और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन, ये सारी एक्टिविटीज हैं, ये सारी लाइफ प्रोसेस के अंदर ही आती है, ठीक है। तो हम इनको वन बाय वन करके देखेंगे किसके क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, पूरा चैप्टर है जो। सबसे पहले हम देख लेते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या करते हैं, कोई भी लिविंग मतलब फूड को लेना ही न्यूट्रिशन होता है। कोई भी जो लिविंग है वो फूड को खाता है तो उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन, ठीक है। तो न्यूट्रिशन कोई क्यों करता है, क्योंकि देखो हमारी बॉडी को सेल्स इनको काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन जो फूड है उसके द्वारा ही हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो पहले हम न्यूट्रिशन के ऊपर बात कर लेते हैं। न्यूट्रिशन, ठीक है, कोई भी जो मतलब लिविंग है वो अपनी लाइफ को बनाए रखने के लिए फूड भोजन को ग्रहण करता है, उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन है वो दो टाइप का होता है। न्यूट्रिशन के कितने टाइप होते हैं, दो टाइप से जो लिविंग है वो न्यूट्रिशन करते हैं। पहला होता है ऑटोट्रोफ्स, और सेकंड होता है हेटरोट्रोफ्स। हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ठीक है, ये ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, दो टाइप का न्यूट्रिशन होता है किसी भी लिविंग के अंदर, ठीक है। ऑटोट्रोपिक किसके अंदर होता है, ऑटोट्रोपिक उन लिविंग्स के अंदर होता है जो अपना फूड है वो खुद बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन है वो खुद बनाते हैं। तो ये हो गया अपना ऑटोट्रोफिक्स। ऑटो इसके नाम से पता चल रहा है, ऑटोट्रोफिक यानी कि जो अपना फूड है वो खुद बनाते हैं। हिंदी में बोलते हैं इसको स्वयंपोषी, इसको बोलते हैं परपोषी, ठीक है। स्वयंपोषी से भी नाम से पता चल रहा है, परपोषी से भी पता चल रहा है, ठीक है। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रोफी के अंदर क्या होता है कि जो अपना फूड है वो किसी दूसरे मतलब खुद नहीं बनाते, दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने फूड को लेने के लिए, अपने न्यूट्रिशन को लेने के लिए, ठीक है। तो ऑटोट्रोफ्स के अंदर जो लिविंग है वो अपना फूड खुद बनाते हैं, और हेटरोट्रोफ्स के अंदर जो अपना फूड है वो दूसरों से प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑटोट्रोफ्स के ऊपर। ऑटोट्रोफ्स के अंदर मेनली जो न्यूट्रिशन है वो किसके द्वारा होता है, पेड़ पौधों के अंदर होता है। पेड़ पौधों को पता है आपको न्यूट्रिशन है वो कैसे लेते हैं पेड़ पौधे, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ठीक है, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। तो आपको पता है ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन किसके अंदर होता है, पेड़ पौधों के अंदर होता है। और पेड़ पौधे जो न्यूट्रिशन है वो आपका अपना कहाँ से लेते हैं, वो खुद बनाते हैं, ठीक है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन के द्वारा जो पेड़ पौधे हैं अपना भोजन है वो बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन बोलते हैं इसको। और इसके अंदर क्या होता है कि कैसे बनाते हैं जो पेड़ पौधे अपना भोजन, वो क्या करते हैं, इन्वायरमेंट में से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और जो अपना जमीन है उसमें से वाटर लेते हैं, और सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है उनको, सनलाइट की प्रेजेंस में, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियां होती है, पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल नामक एक वर्णक पाया जाता है, क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल के अंदर जैसे पत्तियां होती है ना, उसके अंदर ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है, उसको बोलते हैं क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल की प्रेजेंस में सनलाइट, अगर सनलाइट नहीं होगी तो क्लोरोफिल है वो एक्टिव नहीं होगा, ठीक है। सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है क्लोरोफिल को एक्टिव करने के लिए, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरमेंट में से, वाटर इसने जमीन में से लिया है, और इसने इस क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करके बनाया है C6H12O6, ठीक है। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाया, ये 6 लग जाएगा यहाँ, या 6 लग जाएगा, ठीक है। इसको बैलेंस कर लेना। तो ये बन गया अपना ग्लूकोज। ये इसके अंदर ये जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, इसके अंदर फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है ये, ठीक है। अच्छा, ये होगी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन जो इसके अंदर पेड़ पौधे के अंदर होती है, ठीक है। तो इस तरह से अपना फूड है वो जो प्लांट है वो अपना बनाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या प्रोसेस होती है, एक तो अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होती है, और क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट होती है। रॉ मटेरियल पूछ लेते हैं कई बार, रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए होते हैं। तो रॉ मटेरियल आपको चाहिए एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, एक वाटर, ठीक है,
सनलाइट भी जरूरी है, सनलाइट के बिना रिएक्शन नहीं हो सकती। और फोर्थ नंबर पे क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल है। ये सारी चीजें रॉ मटेरियल के रूप में ऑटोट्रोपिक्स को फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन करने के लिए जरूरी चाहिए होती है, ठीक है। और इसमें क्या है कि जो मतलब इनको फैक्टर कौन से है जो इफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को, ठीक है, फोटोसिंथेसिस को फैक्टर जो इफेक्ट कौन से करते हैं, ठीक है। जैसे कि कई बार जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन हो रही है और उसके अंदर हमें कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होगी या फिर वाटर की कमी होगी, तो क्या इसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे पहले हम लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हम बढ़ाते जाएंगे, ध्यान से सुनना, जैसे जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है बढ़ाते जाएंगे, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है वो फास्ट होती जाएगी, ठीक है। लेकिन एक लिमिट टाइम तक, ठीक है, एक लिमिट टाइम तक जो रिएक्शन है वो बढ़ेगी, उसके बाद क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड इसके लिए टॉक्सिक होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, और ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन को रोक देगी और इसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट अपना दिखाना शुरू कर देगी, ठीक है। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड एक बार के लिए तो बढ़ती है कार्बन डाइऑक्साइड बनाने से, बट एक लिमिट तक, उसके बाद ये इसके लिए टॉक्सिक होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। इसी तरह से वाटर भी जैसे हम जितना ज्यादा वाटर देंगे उतना ही फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन ज्यादा होगी, लेकिन एक लिमिट तक ही, उसके बाद अगर लिमिट से ज्यादा वाटर किसी भी पेड़ के अंदर हो जाएगा तो वो उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट दिखाना शुरू कर देगा। सनलाइट का भी सेम है, क्लोरोफिल का ऐसा कुछ नहीं है, क्लोरोफिल फिक्स होता है उसके अंदर, पेड़ पौधों के अंदर खुद ही होता है, ठीक है। सनलाइट जैसे जैसे हम सनलाइट की अमाउंट है वो बढ़ाएंगे, एक बार के लिए जो है वो बढ़ेगी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन, लेकिन उसके बाद ये डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। आगे बात समझे। तो फैक्टर्स थे, कौन से फैक्टर्स थे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर की अमाउंट और सनलाइट की अमाउंट, ठीक है। ये तीन फैक्टर हैं जो इसके ऊपर इफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन को। आगे बात समझे। ये अपना हो गया फोटोसिंथेसिस के जो अपना ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, इस तरह से होता है। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन आपको पता चल गया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और सनलाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाता है, ठीक है। तो मेनली इसके अंदर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस की जो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के अंदर कौन सी रिएक्शन के द्वारा फूड अब्जॉर्ब होता है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन के ऊपर। हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन या फिर विषम पोषी पोषण, यानी कि जो फूड अपना है वो अदर एनिमल से या अदर पेड़ पौधे से प्राप्त करते हैं, उसको बोलते हैं हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। इसके अंदर भी टाइप होते हैं, तीन टाइप होते हैं इसके अंदर। सबसे पहले सेप्रोफिटिक यानी कि मृत पोषी, ठीक है। इसके बाद पैरासिटिक यानी कि इसको क्या बोलते हैं, पैरासिटिक को हिंदी में, चलो एक मिनट। इसके बाद आता है अपना होलोजोइक न्यूट्रिशन यानी कि प्राणी संभोजी बोलते हैं इसको, प्राणी संभोजी मृतपोषी, और इसको बोलते हैं परजीवी पोषण, ठीक है। इनके नाम से पता चल रहा है किसके इसके अंदर क्या क्या होता है। सेप्रोफिटिक यानी मृतपोषी, जो अपने मरे हुए जितने भी जानवर हैं, जो भी पेड़ पौधे हैं, गड़े सड़े हैं, उनसे जो अपना फूड प्राप्त करते हैं उनको बोलते हैं सेप्रोफिटिक एनिमल्स, ठीक है। सेप्रोफिटिक के अंदर जैसे अपनी आ गई बैक्टीरिया आ गई, और ये अपनी फंजाई वगैरह आ गई, ये अपनी किसके अंदर आएगी, सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होता है इनके अंदर, सेप्रोफिटिक एनिमल होते हैं। इसके बाद पैरासिटिक जैसे नाम से पता चल रहा है परजीवी, यानी कि किसी जीव के ऊपर रहते हैं, उसको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन खुद अपना भोजन है वो अपना प्राप्त करते रहते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन यानी परजीवी पोषण। उसके बाद अपना आता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक के अंदर क्या होता है कि जो एनिमल्स है वो अपना फूड है वो सॉलिड फॉर्म में अंदर लेते हैं, ठीक है, किसी सॉलिड फॉर्म में अंदर लेते हैं, उसके बाद उसके ऊपर एंजाइम्स वगैरह जितने भी एक्शन करेंगे उसके ऊपर एंजाइम डाल के उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे, उसको बोलेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। और इनके अंदर जो डाइजेशन है वो क्या होता है कि जैसे मृत पोषी के अंदर कोई भी मृत डेड एनिमल पड़ा है, ठीक है, तो ये बैक्टीरिया इसके पास आएंगे तो ये क्या करेंगे, पहले इसको डाइजेस्ट करेंगे बाहर ही, ये अपने केमिकल्स बाहर ही छोड़ेंगे, इसके ऊपर इसको डाइजेस्ट करेंगे, फिर इसको अंदर एनगल्फ करेंगे, ठीक है। इसके अंदर ऐसा नहीं होता, इसके अंदर क्या होता है, पहले फूड को अंदर लिया जाता है, उसके बाद उसके ऊपर एंजाइम काम करते हैं और फिर उसको अब्जॉर्ब किया जाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर। आगे बात समझे। अब हम बात कर लेते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन के भी टाइप होते हैं,
होलोजोइक जो मतलब सॉलिड जो फूड को अपने अंदर लेते हैं उसके कौन से टाइप होते हैं, ठीक है। होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन के कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं। हर्बीवोर्स, उसके बाद कार्निवोर्स और उसके बाद ओमनिवोर्स, ठीक है। हर्बीवोर्स कौन से होते हैं, शाकाहारी, जो अपना भोजन है वो जो मतलब कि पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं उसको बोलते हैं हर्बीवोर्स यानी कि शाकाहारी, ठीक है। इसके बाद आता है ना कार्निवोर्स यानी कि मांसाहारी, जो अपना फूड है वो दूसरे जीवों से उनको मार के खाते हैं उसको बोलते हैं हर्बीवोर्स, ठीक है। और इसको बोलते हैं सर्वाहारी, ओमनिवोर्स, सर्वाहारी, जो अपना फूड है दोनों से प्राप्त कर सकते हैं, पेड़ पौधों से प्राप्त कर सकते हैं और जो लिविंग एनिमल्स है उसको मार के भी ये अपना भोजन ले सकते हैं। इसके अंदर जैसे कुत्ता बिल्ली और आदमी आ गया, जो अपना मनुष्य हो गया, ठीक है। मनुष्य आ गया मांसाहारी के अंदर, जो अपना शेर है, चित्ता है, ये आ गया, ठीक है। और शाकाहारी के अंदर अपनी गाय भैंस बकरी ये आ गई, सारी हर्बीवोर्स के अंदर, ठीक है। तो ये सारे इसके टाइप है होलोजोइक न्यूट्रिशन के, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं आगे थोड़ा सा, ठीक है। और जो मतलब लिविंग सेल्स इनके अंदर लिविंग है, इनके अंदर न्यूट्रिशन है, जैसे जो होलोजोइक अपने न्यूट्रिशन था, इनके अंदर किस टाइप से मतलब न्यूट्रिशन की प्रोसेस है वो होती है, ठीक है। तो सबसे पहले इनके अंदर होता है मतलब कि जो होता है इनके अंदर इंजेक्शन, पहले अपना ये अंदर फूड को लेंगे, उसके बाद ये क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे उसको, डाइजेशन होता है। उसके बाद डाइजेशन के बाद क्या होता है, अब्जॉर्प्शन होता है। अब्जॉर्प्शन यानी कि उसको पहले फूड को अंदर लेंगे, सॉलिड फूड को, उसके बाद उसका डाइजेशन करेंगे, उसके बाद फिर उसको अब्जॉर्ब करेंगे और फिर उसका एसिमिलेशन करते हैं, ठीक है। एसिमिलेशन यानी कि उसको यूज करते हैं, जो सेल है वो उसको लेती है, उसके बाद उसको एक्सक्रीट कर दिया जाता है, बाहर निकाल देते हैं, एक्सक्रीशन, ठीक है। ये स्टेप्स होते हैं न्यूट्रिशन के, जो मतलब कि जो सॉलिड अपना फूड लेते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है उनके अंदर एक्सक्रीशन तक, ठीक है। तो डिफरेंट जैसे एनिमल्स हैं उनके अंदर डिफरेंट टाइप की जो प्रोसेस होती है न्यूट्रिशन के लिए। जैसे जितने यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं उनके अंदर सिंगल सेल के द्वारा ही न्यूट्रिशन लिया जाता है। यूनिसेलुलर यानी सिंगल कोशिकीय, यानी एक कोशिकीय जीव है जो अपना फूड है वो किसके द्वारा लेते हैं, एक सेल के द्वारा लेते हैं। जैसे अमीबा का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अमीबा, ठीक है। अमीबा के अंदर क्या होता है कि जैसे फूड है ये अमीबा है, तो इसके अंदर सूडोपोडिया होते हैं, ये इसके इस तरह से ये इसके मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। सूडोपोडिया का काम क्या होता है, इसके मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं, सूडोपोडिया बोलते हैं। इसके अंदर एक सेंटर होता है, तो ये इसके पास मूव करके जाता है और इस तरह से इस फूड को अंदर लेता है अपने, इस तरह बंद करके, फिर इसको ऑब्जर्व करके और इसको फिर बाहर निकाल देता है इसी प्रोसेस के द्वारा, इस तरह से, ठीक है। यहाँ से ऑब्जर्व करके इसको बाहर निकाल देता है, ठीक है। इसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। आगे बात में फैगोसाइटोसिस, इस प्रोसेस को बोलते हैं। अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस, याद रखना। और जो प्लांट के अंदर क्या था, उसका फोटोसिंथेसिस था, और इसके अंदर क्या था, फैगोसाइटोसिस, ठीक है। अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस, ठीक है। और ऑटोट्रोफिस के अंदर न्यूट्रिशन की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। आगे बस में ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और जितने भी जो मतलब अदर एनिमल्स हो गए अपने, जो ह्यूमन बींग्स हो गए, जो भी कैटल फैलो, जितने भी और एनिमल्स हो गए अपने, ठीक है, उनके अंदर क्या होता है कि डाइजेशन के लिए अलग अलग टाइप से ऑर्गन बने हुए होते हैं, ठीक है। जिस तरह से डाइजेशन के लिए जैसे इंजेक्शन के लिए अलग से ऑर्गन बने होते हैं, डाइजेशन के लिए अलग से, और अलग अलग टाइप से जितने भी मतलब काम है सभी के अलग अलग ऑर्गन के को दिए हुए होते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम। जितने डाइजेस्टिव ऑर्गन है, डाइजेस्टिव ऑर्गन मिलकर डाइजेस्टिव ऑर्गन होते हैं। अदर जो मतलब मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं, ये यूनिसेलुलर था, मल्टी सेलुलर जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके अंदर डाइजेस्टिव ऑर्गन होते हैं, ठीक है। और डाइजेस्टिव ऑर्गन मिलकर जुड़कर एक सिस्टम बनाते हैं, उसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसके अंदर जो मतलब बाकी काम है करते हैं, ठीक है। और अब टॉपिक के अंदर ह्यूमन के अंदर डाइजेशन दे रखा है, तो ह्यूमन के अंदर किस तरह से डाइजेशन होता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन के अंदर किस तरह से होता है डाइजेशन, उसका ये टॉपिक दे रखा है अपना
ठीक है। तो ह्यूमन के अंदर डाइजेशन कैसे होता है वो देख लेते हैं एक बार। ह्यूमन के अंदर सबसे पहले क्या होता है, इंजेक्शन की प्रोसेस होती है, ठीक है। मैं ये रफ फिगर बना लेता हूँ यहाँ पर, ये हो गया अपना। पहले ऑर्गन देख लो सभी के सभी डाइजेशन सिस्टम के ह्यूमन के अंदर कौन से होते हैं, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ, सबसे पहले आता है माउथ, ठीक है। उसके बाद अपना आ गया फेरिंग्स, उसके बाद आएगा अपना इसोफेगस, इसोफेगस के बाद आएगा स्टमक, स्टमक के बाद लार्ज, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद जो अपना लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट आ गए रेक्टम एंड मेसोजो, ठीक है। और उसके साथ साथ में एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं, एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं, उनकी भी हम स्टडी करेंगे वन बाय वन करके। पहले डाइजेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इनको देख लेते हैं एक बार, इनके टाइप्स देख लेते हैं क्या क्या होता है इनके अंदर, ठीक है। सबसे पहले माउथ के ऊपर बात करेंगे। माउथ के अंदर क्या क्या होता है, एक तो होता है टंग और एक होता है टीथ, ठीक है। दो पार्ट्स होते हैं माउथ के अंदर, टंग और टीथ, ठीक है। टंग का काम, टंग के अंदर क्या होते हैं, 3 पेयर्स ऑफ सलेवरी ग्लैंड, सलेवरी ग्लैंड। जो अपनी जीभ, जो अपना माउथ होता है उसके अंदर, मतलब जीभ के अंदर नहीं, अपनी जो जीभ का काम होता है टेस्ट को फील करना, ठीक है। और माउथ के अंदर 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड होती हैं, 3 पेयर याद रखना आपको, 3 पेयर। और नंबर में कितनी होती है, 6 नंबर में होती है, ठीक है। 6 ग्लैंड होती है, 3 पेयर होती है, 3 ठीक है। मैक्सिलरी, पैरोटिड और कौन सी होती है, एक तो पैरोटिड, मैक्सिलरी और एक सब मैक्सिलरी, ठीक है। सब मैक्सिलरी, ये 3 पेयर्स होते हैं, इनके दो दो होती है नंबर में, तीनों तीनों ग्लैंड, ठीक है। तो ये माउथ के अंदर ग्लैंड होती है। इसके बाद हम करते हैं बात टीथ की, ठीक है। टीथ क्या होते हैं कि ह्यूमन के अंदर टोटल मेनली 32 टीथ होते हैं, ठीक है। 32 दांत होते हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर, ठीक है। जो मतलब वयस्क आदमी होता है उसके अंदर 32 दांत होते हैं, ठीक है। इनका फॉर्मूला, इसके अंदर मेनली 4 टाइप के दांत होते हैं, 4 टाइप्स के, ठीक है। कौन से होते हैं, इंसीजर, दूसरा कौन सा होता है कैनाइन, उसके बाद है परीमोलर और उसके बाद है मोलर, ठीक है। 4 टाइप के दांत होते हैं। और नंबर में कितने होते हैं फॉर्मूले के हिसाब से बताऊं तो इंसीजर होते हैं 2, कैनाइन होता है 1, परीमोलर होते हैं 2 और मोलर होते हैं 3, ठीक है। ये फॉर्मूले के हिसाब से कैसे, जैसे कि ये ह्यूमन बीइंग का एक जबड़ा मान लिया हमने, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे ये 4 पार्ट बना लिए, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो जो एक पार्ट है इसके अंदर ये चारों टाइप के दांत पाए जाते हैं। जैसे इसके अंदर 2 इंसीजर है और 1 कैनाइन है और 2 प्रीमोलर है और 3 मोलर है, ठीक है। तो ये कितना क्या फॉर्मूला बन जाएगा, 1 2 2 3, ठीक है। इसी तरह से नीचे 1 2 1 2 3, ठीक है। क्रॉस में करेंगे 2 2 और 1 3 और 2 5 और 3 8 8 8 16 16 दूनी 32, ठीक है। तो इस तरह से ह्यूमन बीइंग के अंदर टोटल कितने दांत होते हैं, 32 दांत, ठीक है। ह्यूमन बीइंग के जो मतलब डेंटल फॉर्मूला है वो है 2123, याद रख लेना आप, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ह्यूमन बीइंग का जो डेंटल फॉर्मूला है वो क्या है, 2123 का फॉर्मूला, 2 इंसीजर 1 कैनाइन 2 मोलर और 3 प्रीमोलर, ठीक है। तो ये है ह्यूमन बीइंग के अंदर 4 टाइप्स के दांत, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फेरिंग्स के ऊपर, और फेरिंग्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फेरिंग्स के अंदर क्या होता है, ठीक है। फेरिंग्स जैसे अपना माउथ हो गया कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद आएगा फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है, जो अपना एक गला होता है ना, ये यहाँ से गला यहाँ ओपनिंग होती है, जैसे मैं बना के दिखाता हूँ आपको, ये गला है। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे ये माउथ है, ये माउथ है, ठीक है। माउथ में से गया तो यहाँ पर एक ऐसे होलो कैविटी होती है और इसके पास में से जाती है इसोफेगस और इस साइड से जाती है ये अपनी ट्रैकिया, जो रेस्पिरेशन की नली है, सांस लेने वाली, ठीक है। इसके ऊपर होता है यहाँ पर एपिग्लोटिस लगा हुआ होता है। एपिग्लोटिस एक फ्लैप होता है जो कि फूड को रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाने से रोकता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं,
एपिग्लोटिस, ठीक है। एपिग्लोटिस फूड को रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाने से रोकता है। एपिग्लोटिस ये क्या होता है, ये होता है इसका फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है, कॉमन पैसेज फॉर, फेरिंग्स क्या होता है, कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड, फूड और एयर के लिए कॉमन पैसेज होता है, ठीक है। और जो रेस्पिरेटरी की जो नली है, जो ट्रैकिया है, इसके ऊपर एक टिश्यू होता है, फ्लैप लगा होता है, जो फूड को रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाने से रोकता है, ठीक है। और यहाँ से ये सीधा फूड जाके अपना चलेगा फिर इसोफेगस में, ठीक है। इसोफेगस में मेनली कुछ काम नहीं होता है। इसोफेगस के बाद हम बात करेंगे, इसोफेगस के अंदर जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है उसके द्वारा फूड को आगे स्टमक में पहुंचाया जाता है, ठीक है। स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं, ये हम जब डाइजेशन की प्रोसेस पढ़ेंगे दोबारा से फिर बताऊंगा आपको, ठीक है। स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस होते हैं जो उसको डाइजेस्ट करते हैं फूड को, उसके बाद उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले उसकी लीवर से इसका वो आता है, जो मतलब जूस वगैरह आता है इसको डाइजेस्ट करने के लिए। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन और उसके बाद रेक्टम, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर मेनली वाटर का अब्जॉर्प्शन होता है और मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन का होता है अब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। तो हम पढ़ लेते हैं इसकी जो मतलब कि डाइजेशन की प्रोसेस किस तरह से होती है, ठीक है। ये मैंने आपको पार्ट बता दिए इस चीज के किस तरह से होते हैं, माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, ठीक है। आप सीक्वेंस में याद कर लेना, सीक्वेंस में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है। किसके बाद कौन सा पार्ट आएगा याद रख लेना, ठीक है। फिगर में मैं आपको बता दूंगा, फिगर जैसे माउथ हो गया अपना, उसके बाद ये फेरिंग्स, सिर्फ फिगर आप कहीं से भी कर सकते हो, मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, एक फोटो लगाता हूँ, ठीक है। देखिए चलो अब देखते हैं हम डाइजेशन की प्रोसेस किस तरह से होती है। आगे बस में कहाँ कहाँ कौन से पार्ट का डाइजेशन होता है। सबसे पहले हम फूड को क्या करते हैं, इंजेक्शन करते हैं, फूड को हम बॉडी के अंदर लेते हैं, ठीक है। माउथ के अंदर चला गया, माउथ के अंदर टीथ होते हैं, टीथ उसको ग्राइंड करते हैं और अपने माउथ के अंदर क्या होते हैं, सलाइवरी अमाइलेज होता है, ठीक है। अमाइलेज जो होता है, अमाइलेज ये क्या करता है, फैट स्टार्च का डाइजेशन करता है, स्टार्च का, ठीक है। स्टार्च को तोड़ता है, स्टार्च का बोलो, स्टार्च का ही आगे, स्टार्च टूट के आगे कार्बोहाइड्रेट में बदल जाती है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन है वो कहाँ स्टार्ट हो जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ के अंदर ही स्टार्ट हो जाता है। आगे उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछा जा सकता है एग्जाम, तो जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन का स्टार्ट होता है माउथ के अंदर, ठीक है। माउथ के अंदर डाइजेशन होगा कार्बोहाइड्रेट का, उसके बाद फूड चलेगा आगे, मतलब कंप्लीट नहीं होता है, बाकी का थोड़ा बहुत हो जाता है, ठीक है। उसके बाद माउथ से आगे चलेगा, फेरिंग्स के अंदर आएगा, फेरिंग्स के अंदर कुछ नहीं होता है, थोड़ी देर स्टोर होगा, उसके बाद इसोफेगस में चला जाएगा, ठीक है। इसोफेगस के बाद, इसोफेगस जैसे ये माउथ हो गया अपना, माउथ के बाद ये यहाँ से मान लिया मैंने फेरिंग्स, इसके बाद ये अपनी आ गई इसोफेगस। इसोफेगस के अंदर कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। इसोफेगस के अंदर जिस तरह से वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, जैसे टूथपेस्ट में से पेस्ट नहीं निकालते हैं उस तरह से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है और फूड को वो आगे भेज दिया जाता है। इस तरह से देखो, मैं बना के दिखाता हूँ आपको, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से फूड को आगे स्टमक के अंदर भेज दिया जाता है, ठीक है। आगे आ गया फूड इसमें स्टमक में, स्टमक के अंदर क्या क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस कहाँ रिलीज होता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पहले ही पूछा हुआ है। गैस्ट्रिक जूस कहाँ रिलीज होता है, स्टमक में। कहाँ पर रिलीज होता है गैस्ट्रिक जूस, स्टमक में, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रख लेना, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या क्या होता है, HCl होता है और जो अपना पेप्सिनोजिन होता है, पेप्सिनोजिन, पेप्सिनोजिन, और इसके अंदर म्यूकस होता है, ठीक है। HCl का काम क्या होता है, HCl का मेनली काम होता है जो इसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह आए हैं, कोई भी मतलब फॉरेन बॉडी आ गई है, जो बैक्टीरिया आ गए हैं, कोई भी जो ह्यूमन बॉडी के लिए सही नहीं है, तो उनको मारने का काम करता है HCl, ठीक है। और एक और काम क्या होता है HCl का, HCl का काम होता है इस पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में बदलना, ठीक है, पेप्सिन में, ठीक है। पेप्सिन क्या काम करता है, जो ये है प्रोटीन को डाइजेशन करने में हेल्प करता है, प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है, स्टमक में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा सकता है प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है, स्टमक में, ठीक है। जो HCl है इसके ऊपर काम करेगा, ये पेप्सिन बनाएगा, और पेप्सिन है ये प्रोटीन का डाइजेशन करने में हेल्प करेगा, ठीक है। और इसके बाद एक और एंजाइम भी रिलीज होता है यहाँ पर, ट्रिप्सिन, ठीक है। ट्रिप्सिन भी क्या काम करता है, ट्रिप्सिन का काम भी प्रोटीन को डाइजेशन करना होता है। ट्रिप्सिन और पेप्सिन है ये प्रोटीन का को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है।
तो जैसे IL लगा हुआ है ना, पेप्सिन ट्रिप्सिन, इसमें से ऐसे पता चलता है कि प्रोटीन का डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसके बाद म्यूकस, म्यूकस क्या करता है कि जो स्टमक की वाल होती है, HCl जहाँ से रिलीज होता है, तो कई बार ज़्यादा एक्सेसिव मात्रा में जो HCl रिलीज हो जाता है, तो इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है, ताकि जो मतलब इसकी स्टमक की वाल है वो खराब ना हो, ठीक है। तो म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में काम करता है जो स्टमक की वाल है उसके ऊपर, ठीक है। इसके बाद फूड हो गया अपना, प्रोटीन का डाइजेशन हो गया, कार्बोहाइड्रेट का ऊपर हो गया था। अब जाएगा जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, डेडुनम, जैजुनम और इलियम, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन ये अपना स्टमक हो गया, जे शेप का होता है स्टमक, ठीक है, जे शेप का। इसके बाद ये आएगा अपना डेडुनम में, ठीक है। डेडुनम सी शेप के होते हैं, यहाँ पर लीवर होता है, इस तरह से लीवर, इसके ऊपर ये गॉल ब्लैडर, ठीक है। ये क्या है अपना स्टमक, स्टमक में से आया फूड इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, इसको बोलते हैं डेडुनम, डेडुनम, ठीक है। डेडुनम सी शेप की होती है। इसके अंदर क्या होगा, लीवर से ये आएगा बाइल जूस, ठीक है, ये बाइल ग्लैंड होती है, इसके अंदर से आएगा बाइल जूस, ठीक है। और यहाँ पर होता है एक इस तरह से पत्ती के आकार का होता है पैनक्रियाज, ठीक है, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या करेगा, पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करेगा इसके अंदर, ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस। आगे बात समझ में। तो ये क्या करते हैं, जो फूड अपना यहाँ से आया था ये एसिडिक नेचर का था, HCl रिलीज हो रहा है, एसिडिक नेचर का था, तो ये इसको क्या करते हैं, बेसिक नेचर का कन्वर्ट कर देते हैं। ये जो पैनक्रियाटिक जूस है इसको बेसिक बना देता है, ठीक है। और बाइल जूस का काम क्या होता है, फैट का डाइजेशन करने में, इमल्सिफिकेशन बोलते हैं इसको, इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन याद रख लेना, एग्जाम में पूछा सकता है। इमल्सिफिकेशन की प्रोसेस होती है कि जिसके अंदर फैट का डाइजेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन का काम करते हैं जो लीवर का जो बाइल जूस आया है वो जो अपने फूड के अंदर फैट है उसको डाइजेशन करने में हेल्प करती है। इमल्सिफिकेशन प्रोसेस का नाम क्या है, इमल्सिफिकेशन, ठीक है। डेडुनम के बाद आएगा अपना जैजुनम, जैजुनम आएगी इस तरह से, आगे देखा होगा आपने फिगर इस तरह से, ठीक है। ये आ गया अपनी जैजुनम। जैजुनम के अंदर क्या होगा, जैजुनम के अंदर जो इस तरह से आपको विलाई दिखेगी, आपको जैसे ये नली है, ठीक है, इसके ऊपर इस तरह से आपको ये दिखाएगी विलाई। इनका काम क्या होता है, एक तो इनका काम होता है सरफेस एरिया को बढ़ाना और एक इसका मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन करना, ठीक है। तो मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के जैजुनम पार्ट में होता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे ज्यादा डाइजेशन कहाँ पर होता है, जैजुनम में, जैजुनम, जैजुनम में सबसे ज्यादा डाइजेशन होता है। इसके अंदर ये विलाई लगी होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बोलते हैं विलाई। इनका काम क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ाना ताकि ज्यादा से ज्यादा अब्जॉर्प्शन किया जा सके, ठीक है। उसके बाद आएंगे हम इलियम में। इसके ऊपर इसके बाद सबसे लंबा पार्ट कौन सा होता है, इसका इलियम होता है, सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट, ठीक है। इसके अंदर सबसे ज्यादा अब्जॉर्प्शन होता है, अब्जॉर्प्शन फूड का सबसे ज्यादा अब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है, इलियम के अंदर, ठीक है। इलियम, इलियम के अंदर अब्जॉर्प्शन होगा सबसे ज्यादा फूड का, और अब्जॉर्प्शन होने के बाद स्मॉल जो क्या इलियम से आगे चला जाएगा स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। मैं एक बार यहाँ पर एक फिगर बना देता हूँ। ये माउथ हो गया, इसोफेगस होगी, इसके बाद ये अपना स्टमक हो गया, स्टमक के ऊपर ये लीवर लगा हुआ है यहाँ, ठीक है। ये अपनी डेडुनम आ गई, ये जैजुनम आ गई, इसके बाद ये इलियम, ठीक है। और ये अपनी आ गई फिर लार्ज इंटेस्टाइन। रफ फिगर है, ठीक है। ये अपना फिर रेक्टम और कोलोन आ गया, ठीक है। उसके ऊपर यहाँ पर जो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर यहाँ पर होती है अपेंडिक्स होती है, ठीक है। तो इलियम से कहाँ पर जाएगा, ये यहाँ से रास्ता होता है, इसको यहाँ आएगा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। इसके ऊपर ये परिसेसिका बोलते हैं इसको, अपेंडिक्स होती है, कोई काम नहीं होता इसका, मतलब कई बार इसके अंदर फूड फंस जाता है तो इसको कटवाना पड़ता है, पेट में दर्द होने लग जाता है, ठीक है, अपेंडिक्स बोलते हैं इसको। इसके बाद ये फूड आएगा अपना लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कोई डाइजेशन नहीं होता है, इसके अंदर मेनली वाटर का अब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। पहले फूड है जो मतलब कि जो अब्जॉर्प्शन तो हो चुका है मेनली इसके अंदर से ओनली
वाटर का वो होगा, बस वाटर अब्जॉर्ब होगा और इस तरह से सॉलिड फॉर्म में होके रेक्टम के थ्रू बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पार्ट था जो मतलब ह्यूमन बीइंग के अंदर किस तरह से डाइजेशन होता है। ठीक है, आगे बात सुनिए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे से स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन से। ठीक है, थोड़ा बहुत आप पढ़ के आना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।